हाँ जी, देखिए 1857 की क्रांति में कल हम लोग पढ़ लिए थे दिल्ली तक। आगे के विस्तार में, क्रांति का विस्तार में अगला चरण है लखनऊ। अगला चरण क्या पढ़ना है हम लोग को? लखनऊ। उसको अवध भी कहा जाता है। बात समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लखनऊ। तो देखेंगे हम लोग कि लखनऊ में क्या क्या घटनाएं हुई, लखनऊ में कैसे विस्तार हुआ क्रांति का, और एक घटना दूसरे से कैसे संबंधित है। आप उस घटना को बस कनेक्ट कीजिएगा, कहीं का कहीं इरेलीवेंट नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? एक फ्रेम की तरह दिमाग में बैठना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये है क्या, दमदम से घटना फैली, बर्तन वाला पीछे बताए थे ना, दमदम से घटना फैली कि बर्तन वाला। उसके बाद यहाँ आ गया बहरामपुर फरवरी में ना। अब बैरकपुर में हुआ घटना 29 मार्च को, मंगल पांडे वाला। कल के वीडियो में देख लीजिएगा। ये घटना यहाँ से पश्चिम बंगाल उड़ीसा से बात फैला, यहाँ से फैला 9 मई को ये मेरठ ना। यहाँ से फैला कहाँ? मेरठ। यहाँ से कौन नेतृत्व किए थे जी? कदम सिंह। ये 85 सैनिकों को बंदी बना दिया गया। और उसी रात 10-11 की रात को रातें रात चढ़ाई कहाँ कर दिए? दिल्ली पर। यहाँ से नेतृत्व कौन किए थे? बख्त खां। यहाँ बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा गया ना। और दिल्ली में जो अंग्रेज सैनिक दमन किया उसका क्या नाम है? हडसन ना। निकलसन तो मारा गया था, हडसन ही ने यदि किया था। ये कल के वीडियो में हम लोग यहाँ से देख लिए थे। जनवरी दमदम, फरवरी बहरामपुर, मार्च में 29 मार्च को बैरकपुर ना, 9 को मेरठ, 10 को खुली क्रांति का हो गया, ओपन हो गया कि ये क्रांति, ओपन क्रांति चालू हो गया। और 12 मई को दिल्ली तक, और वहाँ से ये हो गया और दमन हो गया। उसके बाद ये घटना फैली 4 जून को। ध्यान दीजिए, 4 जून को कहाँ? लखनऊ। फिगर हम बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ये समझिएगा कि ये वाला लाल लाल सो डॉट किए हैं, ये है अवध का क्षेत्र, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है ना। और ये वाला जो किए हैं उत्तराखंड है। आप बढ़िया से इस फिगर को देखिएगा, समझ जाइएगा। क्लियर है? तो 4 जून को कहाँ बात फैला? लखनऊ। 4 जून 1857। यहाँ जो नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। यहाँ कौन नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। ये क्लियर है? आप लोग जो ये लोकेशन के साथ बस दिमाग में बैठाते रहिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम। तो लखनऊ में कब का मामला है? 4 जून 1857। नेतृत्व की कौन की थी? हजरत महल। अब थोड़ा सा अवध के बारे में हम जान लेते थे कि क्रांति के पहले अवध की क्या स्थिति थी ना। तो यहाँ से ये तीर ले गए हैं यहाँ कि अवध की क्या स्थिति है। तो अवध की स्थिति को देखते हैं ना, क्रांति से पहले तक की क्या क्या अवध की कंडीशन था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। और इसमें अवध के साथ इलाहाबाद की संधि हुआ था ना। क्लियर है? 1801 में सहायक संधि अवध किया हुआ था ना। सहायक संधि लाने वाला कौन था? वेले जली। तो अवध सहायक संधि भी कर चुका था। 1856 मतलब क्रांति के जस्ट पहले, देख रहे हैं लोगों का गुस्सा कैसे फूटेगा। अवध में 1856 में व्यापक सिद्धांत के तहत डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। व्यापक सिद्धांत का था कि जैविक पुत्र नहीं होना चाहिए, तो जैविक पुत्र था, फिर भी कुशासन का आरोप लगाकर इसको अवध को हड़प लिया। और हड़पने के बाद इसको कमिश्नरी क्षेत्र बनाया। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब आज का समझिए कि केंद्र सरकार के कंट्रोल में जो यूटी है, ठीक, कमिश्नरी क्षेत्र बनाया। और यहाँ का कमिश्नर नियुक्त किया था किसको? हेनरी लॉरेंस को। ये नाम याद रखिएगा। किसको कमिश्नर नियुक्त किया था? ये स्थिति थी। और अंग्रेजों की तरफ से तो ये हो गया, मगर यहाँ के अंतिम नवाब जो थे वो वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। ये मर चुके थे। इन्हीं की पत्नी अथवा बेगम, समझ रहे हो, थी हजरत महल। इनका पुत्र, जैविक पुत्र था
मतलब गोद लिया हुआ नहीं था, विर्जिस कादिर छोटा था, ठीक। और इसी विर्जिस कादिर को नहीं माना वो सब और कुशासन का आरोप लगाकर। तो अभी तो तत्काल की घटना है ना, देखिए 56 तक तो चला व्यक्तिगत सिद्धांत, 57 में क्रांति हो गई, अभी तत्काले घटना था। तो लोगों के मन में असंतोष की भावना तो थी, बहुत जबरदस्त असंतोष था। अब तो बेगम हजरत महल यही बिरजिस कादिर अपना छोटा जो पुत्र था उसी को वो नवाब बनाना चाहती थी। क्लियर है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बेगम हजरत महल के बारे में। तो बेगम हजरत महल ना जी, इनका मूल जो वास्तविक नाम था ना मोहम्मदी खातून था। पूछ देता है बेगम हजरत महल का क्या नाम था वास्तविक नाम? मोहम्मदी खातून। इन्हीं को महक परी कहा जाता है, महक, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है, ठीक। ये स्वयं लड़ती थी, मतलब ये को ना होता है कि बैठे हुए हैं हम, ऐसा नहीं था। ये खुद रणभूमि में जाती थी और खुद लड़ती थी बेगम हजरत महल। और उनके संदर्भ में हेल्प में दो महिलाएं का नाम याद रखिएगा जो हेल्प करती थी। एक थी रहीनी। ये रहीनी जो थी ना महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण देती थी। मतलब महिला अवध में महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह से नेतृत्व किया हुआ था, पुरुष भी थे मगर महिलाओं को जो ट्रेनिंग करने वाली थी वो रहीनी थी। बात समझ में आ रहा है। और एक नाम याद रखिएगा हैदरी बाई थी। तो हैदरी बाई तवायफ थी, बात समझ रहे हैं। फिर भी राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी अपने राज्य के प्रति, अपने माटी के प्रति। ये करती क्या थी कि अंग्रेजों के पास भी जाती थी, तवायफ थी तो, और अंग्रेजों की गुप्त सूचनाएं लाकर यहां देती थी। ये बहुत बड़ा काम है, मतलब एक गुप्तचर का काम करती थी। कौन? हैदरी बाई। बात समझ में आया। मिट्टी के प्रति सहानुभूति, और ये था अपना कि अपना मिट्टी है। बात समझ रहे हैं। तो बेगम हजरत महल, रहीनी कौन थी जी? महिला को सैनिक प्रशिक्षण, मतलब ये हथियार चलाना, तलवारबाजी करना, गोली बंदूक चलाना, ये का ट्रेनिंग रहीनी देती थी। और हैदरी बाई तवायफ होते हुए भी क्या करती थी? अंग्रेजों का गुप्त सूचना लाती थी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था। ये बात क्लियर हो गया कि अवध की क्या स्थिति थी, ठीक। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्रांति फूटा कैसे। यहां से हम ये तीर मारे हुए हैं इधर, क्लियर है। इन्होंने 4 जून 1857 को पहला काम किए लोग को बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिए। बात समझिए, ये माना हुआ नहीं था। वहां हेनरी लॉरेंस कमिश्नर बैठा हुआ था। इसके बावजूद भी ये क्रांति का जो विस्तार में की है, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया ना। अब नवाब घोषित करोगे तो हेनरी लॉरेंस बैठा हुआ है तो कड़ी टक्कर होगा ही। तो नवाब घोषित करते ही कड़ी टक्कर हुआ, एकदम जबरदस्त, दोनों तरफ से गोली बंदूक ये चला। और इसमें हुआ क्या कि भारतीय भारी पड़े और हेनरी लॉरेंस मारा गया। हेनरी लॉरेंस मारा गया। ये कौन था जी? कमिश्नर था वहां का तत्कालीन कमिश्नर था। ये मारा गया हेनरी लॉरेंस, और उसका एक साथी था ब्रिगेडियर इंग्लिश, ये भाग गया। मतलब 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर को लखनऊ में नवाब घोषित किया गया, हेनरी लॉरेंस मारा गया और ब्रिगेडियर इंग्लिश भाग गया। इतनी घटना हो चुकी थी। अब और जो बचे हुए थे, मतलब अंग्रेज में जो वृद्ध थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, लखनऊ में जाइएगा तो आज भी है वो। बात समझ रहे हैं। एक मकान है, बात समझ रहे हैं, उसको रेजिडेंसी कहा जाता था। बात समझ रहे हैं, रेजिडेंसी कहा जाता था। तो ये तो मारा गया हेनरी लॉरेंस, तो एक यही अंग्रेज नहीं होंगे, अंग्रेजों के सैनिक भी थे, उनकी पत्नियां भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनके बुजुर्ग भी थे। ये सारे रेजिडेंसी में शरण लिए हुए थे चारों तरफ से। मतलब ये अपने आप को घेर कर एक घर में अपने आप को कैद किए हुए थे। चारों तरफ से गोली बंदूक आगजनी हो रहा था एकदम भारतीयों के तरफ से। ये स्थिति में पहुंच गए थे अंग्रेज लखनऊ में। आज भी है ये, वहाँ गोली का निशान रेजिडेंसी में जाइएगा, स्टेशन से नज़दीक थोड़ा सा है, आज भी है वो। मतलब सारे अंग्रेज वहाँ छुपे हुए हैं, चारों तरफ से भारतीय घेरे हुए हैं, ठीक, कि कोई निकले नहीं रेजिडेंसी में, सबको कैद किया हुआ है। ये मारा गया है और ब्रिगेडियर इंग्लिश भाग गया है।
इस तरह से कंडीशन बना हुआ है। कहाँ? लखनऊ में। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है। अब यहीं से धोखा हो जा रहा था। ये सारे मतलब सरेंडर कर देते तो या तो भारतीय इन लोग को मार देते या तो ये सरेंडर कर देते, मगर ये सरेंडर नहीं किए थे, ये अपने छुपे हुए थे। यहीं से धोखा हुआ। क्या? ये लिखा हुआ है एसएन सेन की पुस्तक में, याद रखिएगा। एसएन सेन जो भारत सरकार की ना पुस्तक है, इसमें 3 नाम आता है, वो ध्यान रखिएगा। अंगद, क्या नाम आता है धोखा में? अंगद, कनौजी लाल और बोधन। ये पूछ भी लेता है, अंगद, कनौजी लाल और बोधन। अब देखिए, रेसिडेंसी में सारे अंग्रेज छुपे हुए हैं ना। अब यहां से अंगद जो है, अंग्रेजों का पत्र लेकर कानपुर पहुंचता है। लखनऊ से यहां से इधर पड़ेगा कानपुर। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कानपुर में अंग्रेजों की सेना थी, यहां से तो सारे रेसिडेंसी में शरण लिए हुए हैं। और जो मेन था हेनरी लॉरेंस भाग गया था। अब ब्रिगेडियर हेनरी लॉरेंस मारा गया था, ब्रिगेडियर इंग्लिश भागिए गया था। तो सैनिक थे, बच्चे थे, ये सब शरण लिए हुए थे। तो यहां से पत्र लेकर अंगद जाता है कानपुर। बात समझ रहे हैं? और कानपुर में कौन है? हैवलॉक और आउट्रम है। ठीक, इनको ये पत्र लेकर ये पहुंचता है अंगद, और आउट्रम को और हैवलॉक को देता है। ये आते हैं, हैवलॉक और आउट्रम लखनऊ आते हैं कानपुर से, और ये रेसिडेंसी में किसी तरह प्रवेश कर जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो ये आउट्रम और हैवलॉक भी रेसिडेंसी में फंस गए। कानपुर से आए, ठीक, और रेसिडेंसी में क्या हो गए? फंस गए। मतलब ये भी जाकर उसमें फंस गए। चारों तरफ से बाहर से गोलीबाजी हो रहा है, आगजनी हो रहा है, तलवार लेकर लोग भरे पड़े हैं। बात समझ रहे हैं? ये घटना हो रहा है। क्लियर है? 2 घटना कनेक्ट किए। तब अब बचा अंग्रेजों के पास अंतिम होप था कैंपवेल और सेना। बात समझ रहे हैं? कैंपवेल और सेना, नील और हडसन, ये अंग्रेजों के पास अब अंतिम होप था कि सभी रेसिडेंसी में शरण लिए हुए हैं। इन लोग के था कि कैंपवेल, नील, हडसन ये सब सेना आएंगे तो हम लोग बचेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे, और नहीं तो सरेंडर करना पड़ेगा। यही अंतिम होप था। कैंपवेल और सेना, मतलब कानपुर से भी हैवलॉक और आउट्रम गए और रेसिडेंसी में फंस गए। तो कैंपवेल और उसकी सेना, नील, हडसन, ये अंग्रेजों के पास अंतिम होप था कि वही आएंगे तो कुछ करेंगे। ये सब आया और लखनऊ में ही देखिए आलमबाग कोठी है, उसी में ये सब शरण लिया हुआ था। कैंपवेल और उसकी सेना आलमबाग कोठी में। और आलमबाग कोठी से, ठीक, ये रेसिडेंसी दूर था। ये क्या था? दूर था, मतलब छोटा छोटा गली था, एकदम पतले पतला। आलमबाग से रेसिडेंसी दूर था। कैंपवेल आकर ठहरा कहाँ हुआ था? आलमबाग कोठी में, ठीक। और वहां से रेजिडेंसी जो था वो दूर था, और पतली पतली गलियां थी, सकड़ी सकड़ी गलियां थी। इसके पास मैप नहीं था, ठीक। तो ये आलमबाग कोठी में ठहरते हुए ये संपर्क किया कैंपवेल आउट्रम से। हाँ, आउट्रम जो फंसा है कहाँ? रेसिडेंसी में। और उससे कहा कि नक्शा दीजिए, हम लोग आए कैसे? हमारी सेना, हम सब लोग आ गए हैं, हमारे पास तो नक्शा नहीं है, हम लोग आलमबाग कोठी में ठहरे हुए हैं। किसी तरह से संपर्क किया कि रेसिडेंसी आउट्रम से कि हमको नक्शा चाहिए, हम लोग रेसिडेंसी तक पहुंचे कैसे? आलमबाग कोठी से, ठीक। अब सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम था कि रेसिडेंसी से नक्शा आलमबाग कोठी जाए कैसे? चूंकि चारों तरफ से भारतीय सैनिक घेरे हुए हैं रेसिडेंसी को, ठीक। अब वहीं पे धोखा फिर हुआ। ये हेनरी थॉमस कैवलॉक, इस नाम को याद रखिएगा, हेनरी थॉमस कैवलॉक। हैवलॉक और कैवलॉक भुलाना मत। हैवलॉक आउट्रम फंसा हुआ है रेसिडेंसी में, आइए कैवलॉक है। बात समझ रहे हैं? कैवलॉक ये सैनिक भी नहीं है, ये वहां रेसिडेंसी से भारतीय परिधान में मेकअप वेकअप करके, अंग्रेज तो पहचाने जा रहे थे ना, अंग्रेज पहचाने जाते थे, कोई भी गोरी चमड़ी देखता था मार देता था। अंग्रेज चूंकि पहचाने जा रहे थे तो ये कैवलॉक भारतीय परिधान पहना, धोती कुर्ता, ये दाढ़ी ओढ़ी सब मेकअप वेकअप करके रेसिडेंसी से निकला। और उसका जो हेल्प किया था ना, ये शैतान कनौजी लाल।
मतलब कनौजी लाल हेल्प किया और रास्ता बताया, और ये नक्शा लेकर पहुंचा कहां, यहां से तीर मारे हैं आलमबाग कोठी में। ये जब नक्शा पहुंच गया किसके पास, कैंपवेल के पास, कि रेसिडेंसी से कैसे जाना है, पतली पतली गलियां थी, उसके बाद जो तांडव हुआ और मौत का नंगा नाच जो हुआ, मतलब लखनऊ में मत पूछिए। गलियां जो थी ना, जिसको मिलता गया, जो मिलता गया, अंग्रेज क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत, ये कैंपवेल मारता गया, लखनऊ की गलियों को लाल लाल कर दिया। मतलब एकदम खून बह रहा था लखनऊ की गलियों में। ये इतना क्रूरता से दमन किया कि जब नक्शा पहुंच गया, देख रहे हैं ये कनौजी लाल के थोड़ा सा का, ये मतलब इतना क्रूरता की हद पार कर दिया कैंपवेल। मतलब इतना क्रूरता से दमन मत पूछिए, किसी को बख्शा नहीं, एकदम मारते चिढ़ते फाड़ते पहुंच गया कहां, रेसिडेंसी, और भारतीयों को पराजित कर दिया। इस तरह से वो लखनऊ का दमन कर दिया, यहां की क्रांति का। समझ रहे हैं? तो क्या देखे, ये कनौजी लाल का हेल्प का, उसके क्रूरता से रेसिडेंसी पहुंचा और मारते पीटते एकदम जिसको दिखा, बक्सा वो किसी को नहीं, बच्चे बूढ़े जवान औरत किसी को नहीं, जो दिखा बस उसके आंख में यही भारतीय, बस। समझ रहे हैं? इस तरह से वो नक्शा किया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि बेगम हजरत महल का क्या हुआ जी, तो यहां से बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं पे मृत्यु हो गया, देख रहे हैं। और बिरजिस कादिर का क्या हुआ, तो बिरजिस कादिर तो छोटा था, तो विक्टोरिया द्वारा उसको माफ कर दिया गया जब क्रांति खत्म हो गई। तो हाय देखिए केवलक, केवलक क्या किया था, सबसे टर्निंग पॉइंट तो नक्शा लेकर यही पहुंचा था। कनौजी लाल, अगर केवलक और कनौजी लाल नक्शा लेकर नहीं पहुंचता ना, तो ये कभी नहीं पहुंच जाता। आज भी आप जाइएगा ना, तो इतना गली है ना कि आप पहुंच नहीं पाइएगा बिना नक्शा का, बिना एथी का। बात समझ रहे हैं? तो ये केवलक को क्या किया कि विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित किया वो सब, और 20,000 रुपया नगद दिया केवलक को। और कनौजी लाल, इस शैतान, इसको ये तहसीलदार बना दिया। इस तरह से ये दमन हुआ। तो कनौजी लाल तहसीलदार हो गए, लोगों के खून पर, मतलब इतना कहा जाता है कि लाश पर चढ़ का तहसीलदार वही हुआ। युद्ध में दुश्मनों की तरफ चले जाना, युद्ध तो युद्ध है ना जी, ये तो भारतीय था। युद्ध में दुश्मन की तरफ चले जाना, ये तो देशद्रोह है ना। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? युद्ध में मरता तो दोनों तरफ से आदमी है, मगर भारतीय होकर अंग्रेजों के पक्ष में चले जाना, ये इस तरह से लखनऊ का दमन हो गया। आप लोग इसको ठीक से देखिए, समझिए, बार बार देखिए, समझिए, समझ में आएगा। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, ठीक है? रहने देते हैं। समझ में आया? चलिए।